नमस्कार मित्रों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, जातीयता की बात करते हैं और काफ़ी बातें इसके बारे में सुनते भी हैं। लेकिन क्या सही मायने में संस्कृति के अर्थ हम समझते हैं? जातीयता के बारे में हम कितना जानते हैं? इसी के विषय में आज हम एक लेख पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। लेख को पढ़ने से पहले और संस्कृति और जातीयता के विषय में उनके विचार जानने से पहले आइए रचना के बारे में और साथ में लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव था। उन्होंने प्रगतिशील समीक्षा के लिए आधार भूमि तैयार की थी। उन्होंने प्रगतिशील समीक्षा को हिंदी की जातीय साहित्यिक परंपरा से भी जोड़ा। उन्होंने साहित्य में यथार्थवाद के महत्व को प्रतिपादित किया और उसी के अनुसार साहित्य परंपरा का पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत किया। रामविलास जी ने आलोचना को साहित्य की सीमा से बाहर ले जाकर राजनीति, समाज और संस्कृति के व्यापक सवालों से जोड़कर देखा। वे गहन से गहन बौद्धिक रूप से जटिल बातों को बड़े स्पष्ट और सरल रूप में पाठक के सामने रखते हैं। डॉक्टर शर्मा का व्यक्तित्व कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वे एक और मार्क्सवादी चिंतक हैं तो दूसरी ओर साहित्य के आलोचक। लेकिन उन्होंने साहित्य ही नहीं, भाषा, राजनीति, इतिहास, कला, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी से अधिकार लेखन किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा का लेखन लगभग 6 दशकों में फैला है। आलोचना के क्षेत्र में यद्यपि उन्होंने मुख्य रूप से आधुनिक साहित्य पर ही अपने को केंद्रित रखा है, लेकिन हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय और विश्व साहित्य पर भी अपने विवेचन को उन्होंने प्रस्तुत किया है। मार्क्सवादी चिंतक होते हुए भी उनका दृष्टिकोण विचारधारा के संकीर्ण घेरे में बंद नहीं है। उन्होंने इतिहास, राजनीति, समाज और संस्कृति पर अपने गहन अध्ययन द्वारा हिंदी समाज के विचार संसार को समृद्ध किया। वे हिंदी को एक भाषा के रूप में नहीं देखते बल्कि एक जाति के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे हिंदी जाति की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार वे साहित्य को साहित्यिकता के दायरे में न देखकर संस्कृति के वैश्विक अध्ययन की ओर उन्मुख होते हैं। रामविलास जी ने इस विराट संसार की रचना की। हम सभी जानते हैं 1949 से 1953 का दौर भारतीय समाज और साहित्य में उथल पुथल का दौर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई वह सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया ही नहीं थी, वरन सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी थी। इसीलिए इस प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी अहम हो गए थे। संस्कृति और साहित्य और संस्कृति और जातीयता नामक लेख उसी दौर में उनके द्वारा लिखे गए थे। भारत विभिन्न जातियों और भाषाई समूहों वाला देश है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इन जातियों और भाषाई समूहों के बीच एकता और उनकी स्वतंत्र पहचान का प्रश्न उभरकर सामने आया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया के कई विवाद उठे। इसी संदर्भ में हिंदी प्रदेशों में जातीयता का सवाल भी प्रमुख था। भाषाई आधार पर जातीयता का समर्थन करने वाले भी हिंदी जातीयता के सवाल पर साफ नहीं थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने उपयुक्त निबंध में संस्कृति और जातीयता के व्यापक प्रश्नों को हिंदी समाज के संदर्भ में रखकर देखा। संस्कृति का जातीयता से क्या संबंध है? जातीयता का गठन कैसे होता है? विभिन्न जातीयताओं और एक ही जाति के विभिन्न समुदायों के बीच एकता कैसे कायम रखी जा सकती है? जातीयताओं के आधार पर निहित स्वार्थों के द्वारा जनता को गुमराह करने की कोशिश को कैसे रोका जा सकता है? ऐसे कई मुद्दे इस संदर्भ में सामने आते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने औपनिवेशिक शासन, सामंतवाद, भाषा और बोली, धर्म और संस्कृति जैसे कई पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार किया है। जातीयता और संस्कृति के बारे में उनके इस आरंभिक चिंतन का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि बाद में 80-90 के दशक में उन्होंने जातीयता के सवाल को और अधिक मुखर रूप में उठाया। उनके इस हस्तक्षेप का ही परिणाम है कि आज हिंदी जगत में हिंदी जातीयता एक अहम मुद्दा बन गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध के आरंभ में संस्कृति पर विचार किया है। वे संस्कृति को व्यापक शब्द मानते हैं, जिसमें मनुष्य का आचरण, उसका भाव जगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान सभी कुछ आ जाता है। उन्होंने संस्कृति को मानवीय निधि बतलाया है। उनका ये भी मानना है कि प्रत्येक देश, जाति और वर्ग की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। रामविलास जी का ये भी मानना है कि मनुष्य ने अपना मानवत्व सामाजिक जीवन द्वारा ही प्राप्त किया है। वर्ण व्यवस्था का उदाहरण देते हुए उसे सामंती समाज की विशेषता मानते हैं। जिस तरह वर्ण व्यवस्था पुरानी है, उसी तरह उसका विरोध भी पुराना है। भक्ति काव्य को वे वर्ण व्यवस्था के विरोध से जोड़कर देखते हैं। इसके बाद उन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास पर भी विचार किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास को वे सामंती व्यवस्था के पतन के साथ जोड़कर देखते हैं। इसी संदर्भ में वे खड़ी बोली के विकास का उल्लेख करते हुए उसे हिंदी जातीयता के साथ जोड़ते हैं।
हिंदी जातीयता की चर्चा करते हुए वे हिंदी क्षेत्र के विभिन्न बोलियों और उर्दू हिंदी संबंधों पर भी विचार करते हैं। वे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करते हुए हिंदी को विभिन्न राज्यों में बांटे जाने के विचार का विरोध करते हैं। वे इस बात का भी समर्थन नहीं करते कि शासन की सुविधा के लिए छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए। जातीयता के विकास के बारे में वे भारत में विभिन्न जातीयताओं के बीच सांस्कृतिक एकता पर भी अपना मत प्रस्तुत करते हैं। अनेक जातियां हैं, इन जातियों की अपनी अपनी संस्कृति है। इन सभी जातियों की संस्कृतियों के सामान्य तत्वों का, उनके समुच्चय का नाम भारतीय संस्कृति है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के हिंदी जाति संबंधी विचारों को इसी परिभाषा के संदर्भ में हमें समझना चाहिए। जब वे हिंदी जाति के विकास और गठन के कार्यों को पूरा करने की बात करते हैं तो उनका मकसद भारत की विभिन्न जातीयताओं के बीच एकता और इस तरह भारतीय राष्ट्र राज्य की सामूहिक मिलीजुली संस्कृति के विकास की बात कर रहे होते हैं। अपने इसी प्रगतिशील दृष्टिकोण के अनुसार ही वे गद्य की भाषा भी वैसी ही लिखते हैं। उनकी भाषा में हिंदी जातीयता का स्वरूप है। भाषा की प्रवृत्ति तथ्य निरूपणी है। वे अपने विचारों को गद्य में सुलझा कर रखते हैं। कहीं कहीं उनकी भाषा के तेवर में व्यंग और कटाक्ष भी मिलता है। अपनी बातों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए इतिहास, समाजशास्त्र और साहित्य सभी के दृष्टांत की सहायता लेते हैं। समाज की निर्माण प्रक्रिया की पूरी तस्वीर उनके सामने होती है, इसलिए भाषा सीधी और सरल होती है। उनकी शैली भी यथार्थवादी है। अपनी प्रत्येक बात को ठोस प्रमाण देकर प्रस्तुत करते हैं। उनके कथन में आत्मविश्वास और वस्तुपरकता दोनों दिखाई देते हैं। ऐतिहासिक चेतना के संदर्भ से वे अपने विचार को प्रमाणित भी करते हैं। आइए पढ़ते हैं उनका निबंध, संस्कृति और जातीयता। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत मनुष्य का आचरण, उसका भाव जगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान ये सभी आ जाते हैं। ब्रह्म की तरह संस्कृति व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं। वाल्मीकि और व्यास के महाकाव्य, अजंता और एलोरा का शिल्प, स्थापत्य और चित्रकारी, त्यागराज और तानसेन का संगीत, ये सब संस्कृति के ही अंग हैं। और वह उल्लास जो दीपावली के प्रकाश में फूट पड़ता है, वह शूरता जो 1857 और 1946 के विद्रोह में प्रकट हुई थी, शांति और न्याय का वह प्रेम जो आज कोटि कोटि भारतीय जनता को सोवियत और चीन के साथ विश्व शांति की रक्षा के लिए आगे बढ़ा रहा है, ये सब भी संस्कृति का अंग है। अपने सुदीर्घ जीवन में मनुष्य ने ऐसी सांस्कृतिक निधि अर्जित की है जो मानव मात्र की संपत्ति है। बच्चों से प्यार, नारी जाति का सम्मान, मनुष्य मात्र की समानता का भाव आदि आज संपूर्ण मानव संस्कृति की थाती है। इसके साथ पश्चिम और पूर्व की, यूरोप और एशिया की, भारत और ब्रिटेन की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। अपनी प्राचीनता पर गर्व पूर्व और एशिया की एक सांस्कृतिक विशेषता है। साहित्य में यथार्थवाद का विकास ब्रिटेन की एक सांस्कृतिक विशेषता है। अनेक विभिन्नताओं में एकता की अनुभूति, ये भारत की सांस्कृतिक विशेषता प्रसिद्ध है। देशों और महाद्वीपों के साथ वर्गों की अपनी संस्कृति भी होती है। विलास प्रियता, निष्क्रियता, अलंकार प्रेम, साहित्य में चमत्कारवाद, हर देश में सामंत वर्ग की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं रही हैं। मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसके सामाजिक जीवन से ही संभव हुआ है। मानव संस्कृति मानव जीवन से भिन्न नहीं है। मनुष्य ने अपना मानवत्व सामाजिक जीवन द्वारा ही प्राप्त किया है। ये सामाजिक जीवन सदा एक रूप में संगठित नहीं हुआ। भारत में जिस व्यवस्था से लोग बहुत दिनों से परिचित हैं वह वर्ण व्यवस्था है। इसे धार्मिक ग्रंथों में ईश्वरकृत भी माना गया है, लेकिन आज भी देश में ऐसे अनेक जन रहते हैं जो पहाड़ों और जंगलों में कबीलों का संगठन बनाकर जीवन बिताते हैं और जिनमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। समाजशास्त्र के अनुसार कबीलों का ये संगठन विकास क्रम में वर्ण व्यवस्था से पहले आता है। हम लोग समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमारे देश की विशेषता है। वास्तव में हर देश का सामंती समाज मोटे तौर से 4 वर्णों जैसे 4 वर्गों में बटा हुआ मिलता है। मिसाल के लिए चौसर के समय और उसके पहले का इंग्लैंड पुरोहितों, भूमि के स्वामियों, सौदागरों और जमीन जोतने वाले किसानों में बटा हुआ था, यानी कि कल्जरी, नाइट, मर्चेंट और सर्फ। व्यापार और उद्योग धंधों की बढ़ती के साथ ये व्यवस्था हर जगह टूटी है। जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित थे उन्होंने इसके टूटने में सहायता की। जो प्राचीनता प्रेमी और रूढ़िवादी थे उन्होंने इस विनाश को कलयुग का अनाचार कहा। आज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की विपत्तियों का मूल कारण यह मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था से जनता की आस्था उठ गई है। वे बड़ा प्रयत्न करते हैं कि पुरानी व्यवस्था फिर से लौट आए, जितनी बची है उतनी ही कायम रहे। लेकिन जैसे जैसे जमीन के सामंती प्रभुत्व उठता जाता है वैसे वैसे भूपाल और उसके साथ पुरोहित पर से वे पुरानी श्रद्धा भी उठती जाती है और उसकी जगह नए वर्ग संबंध कायम होते जाते हैं।
ये क्रम भारत में जातियों के संगठन और उनके दृढ़ होने का क्रम भी है। जाति यानी नेशनलिटी। भारत में वर्ण व्यवस्था का विरोध और उस व्यवस्था के टूटने पर आपत्ति, ये दोनों बातें बहुत पुरानी हैं। कबीर के समय से ही ये दोनों बातें साहित्य में खूब उभर कर आई हैं। हिंदी, बंगला, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी आदि भाषाओं में भक्ति आंदोलन मनुष्य मात्र की समानता घोषित करने वाला एक व्यापक और शक्तिशाली आंदोलन था। ये आंदोलन वर्णों और मत मतांतरों में बटे हुए सामंती समाज की व्यवस्था के विरुद्ध था और इस व्यवस्था के कमजोर होने से वह उत्पन्न हुआ। गरीब किसानों, कारीगरों, सौदागरों आदि की सक्रिय सहानुभूति से उसका प्रचार भी हुआ। प्राचीन रूढ़िवादी जहाँ धार्मिक कर्मकांड को महत्व देता था, वहाँ ये आंदोलन प्रेम को भक्ति और मुक्ति का आधार मानता था। कबीर, तुलसी, सूर और जायसी में सामान्य भावधारा इस प्रेम की ही थी। प्राचीन रूढ़िवाद जहाँ मलेच्छे और काफिर, द्विज और शूद्र के भेद को महत्व देता था, वहाँ भक्ति आंदोलन का मूल स्वर था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भक्ति आंदोलन श्रद्धा के मानदंड बदल रहा था। भूमि के स्वामी होने से तुम श्रद्धास्पद नहीं हो। श्रद्धा की कसौटी है प्रेम। उस कसौटी पर साधारण किसान बड़े बड़े भूपतियों से श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अंबु चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोन होते बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकती, बाहर भूप खड़े ने समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी जो, पे जानकी नाथ के रंग निराते। इसी तरह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से या पुरोहिताई करने से तुम श्रद्धास्पद नहीं हो। असली कसौटी है प्रेम की, जहाँ शबरी, निषाद और जायो कुल मंगन तुमसे श्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं। जप जोग विरांग महामक साधन, दाव दया हम कोटि करे। मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश, से सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तप सानल में जुग पुंज जरे। मनसोपन रोपी, कहे तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। इस तरह श्रद्धा की कसौटी बदलकर भक्ति आंदोलन ने सामंतों और पुरोहितों के प्रभुत्व को भारी धक्का लगाया। सामंती व्यवस्था में जहाँ नारी को विलास और केली का साधन बना दिया गया, जिसका प्रतिबिंब दरबारी कवियों का नायिका भेद है, और रूढ़िवाद ने नारी को बहुपत्नी प्रेमी, नर की दासी बना दिया था, वहाँ सूर, जायसी, मीरा और तुलसी ने उनके नारित्व की फिर प्रतिष्ठा की, उसकी मानव सुलभ समानता और व्यक्तित्व की घोषणा की। राम राज्य में एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। पतिव्रत पत्नी व्रत के साथ ही चलता है। सामंत व्यवस्था ने मनुष्य की सौंदर्य वृत्तियों को, उसके अनेक मानव मूल्यों को जहाँ दबा रखा था, भक्ति आंदोलन ने इन सबको निखारा और विकसित किया। सामंती व्यवस्था ने जहाँ मनुष्य को निष्क्रियता और भाग्यवाद का पाठ पढ़ाया था, भक्ति आंदोलन ने राम और कृष्ण के चरित्रों द्वारा जनता को अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध करना सिखाया। भक्ति आंदोलन से पहले जहाँ साहित्य रचने का काम मुख्यतः ब्राह्मणों ने किया था, वहाँ भक्ति साहित्य में जुलाहे, अछूत, मुसलमान, ब्राह्मण, अब्राह्मण, नर नारी सभी ने भाग लिया और वे वास्तव में एक लोकप्रिय जन साहित्य बन गया। संस्कृति की ठेकेदारी किसी वर्ण विशेष या धर्म विशेष के हाथ में न रह गई। इन कारणों से भक्ति आंदोलन को मूलतः सामंती विरोधी आंदोलन कहना उचित है। वह सामंती व्यवस्था के विरोध में उठ खड़ा हुआ था, उस व्यवस्था के कमज़ोर होने से पैदा हुआ था। ये आंदोलन हमारी जातीयता के अभ्युदय काल का प्रगतिशील आंदोलन था। आज अपनी जातीय संस्कृति का विकास करने के लिए उसके महत्व को समझना आवश्यक है। वह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था नष्ट हो रही थी और साहित्य इस कार्य में सहायक था। सामंती व्यवस्था के ह्रास के साथ भारत की आधुनिक भाषाओं का उत्थान जुड़ा हुआ है। ये भाषाएं सामंती व्यवस्था के ह्रास के कारण पैदा नहीं हुई, भाषाएं पहले से ही थी। उन्हें अब अपने प्रचार और विकास का अवसर मिल गया था। संस्कृत जहाँ धर्म और साहित्य की भाषा थी, फारसी जहाँ राजभाषा थी, वहाँ उत्तर भारत के संत कवि बोलचाल की भाषाओं को माध्यम बनाकर आगे बढ़े। संस्कृत या फारसी की जगह अनेक भाषाओं के विकास से भारत की एकता टूटी नहीं, वह और दृढ़ हुई, क्योंकि जनता की शिक्षा और उसका सांस्कृतिक विकास उसकी भाषा द्वारा ही संभव है। सुशिक्षित और सुसंस्कृत जनता ही एकता का सबसे दृढ़ आधार है। इसीलिए जो लोग अंग्रेजी द्वारा भारत की एकता बनाए रखना चाहते हैं, वे एकता के दृढ़ आधार को नहीं समझते, वे जनता की शक्ति नहीं पहचानते। जो लोग बंगाल या महाराष्ट्र में बंगला या मराठी के बदले हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं, वे भारत की आधुनिक भाषाओं के विकास का महत्व नहीं समझते। वे इन भाषाओं द्वारा जनता के शिक्षण और सांस्कृतिक विकास का मूल नहीं समझते।
जिस समय संस्कृत द्वारा एकता की रक्षा करने वाले पराजित हो चुके थे, उस समय बोलचाल की भाषाओं द्वारा ही भक्त कवियों ने जनता के जातीय आत्मसम्मान को जगाया था और उसकी रक्षा की थी। इस ऐतिहासिक श्रम विकास को रोकना आज किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। भाषा और साहित्य का इतिहास ये बतलाता है कि 16वीं-17वीं सदी में ब्रज, खड़ी बोली, अवधि आदि के क्षेत्र अपना अलगाव दूर करके एक दूसरे के निकट आ रहे थे। यही कारण है कि सूर के पद केवल ब्रज की संपत्ति न थे, वे ब्रज के बाहर भी गाए जाते थे। संगीत और कविता के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वमान्य सा हो गया था। इससे पहले विभिन्न जनपदों के लेखक संस्कृत में लिखते थे। तब से अब में अंतर यह था कि संस्कृत के छंद गाँव के किसान वैसे न गाते थे जैसे अब वे सूर के पद गाते थे। ब्रज भाषा का साहित्य जनसाधारण में प्रचलित हो रहा था और इस तरह विभिन्न जनपदों के लोगों को एक दूसरे के निकट ला रहा था। इसी तरह अवधि की रचनाएं अवध तक सीमित न रही। विशेष रूप से रामचरितमानस का प्रचार अवध के बाहर दूर दूर तक हुआ। इस तरह ये महान ग्रंथ जनपदों का अलगाव दूर करके और उन्हें एक दूसरे के निकट लाने का बहुत बड़ा साधन बना। तुलसीदास ने ब्रज और अवधि दोनों में रचनाएं की और ये बात अपने आप इस ऐतिहासिक सत्य की ओर संकेत करती है कि ब्रज और अवध जैसे जनपदों की जनता एक दूसरे के निकट आ रही थी। इस समय की काव्य भाषा में एक से अधिक बोलियों के शब्द आना, यहाँ तक कि अनेक बोलियों के व्याकरण रूपों का आना भी असाधारण बात नहीं है। इसका कारण यही है कि जनपदीय बोलियों का दुराव खत्म हो रहा था और वे एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी। आगे चलकर इन जनपदों की एक सामान्य जातीय भाषा न तो ब्रज हुई न अवधि, जातीय भाषा के रूप में विकसित हुई खड़ी बोली। सूर और तुलसी जैसे समर्थ कवियों की सहायता पाकर भी ब्रज या अवधि यहाँ की जातीय भाषा क्यों न बनी और खड़ी बोली क्यों बनी? इसके ऐतिहासिक कारण हैं। ब्रज के बाहर ब्रज भाषा का प्रचार केवल साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ, बोलचाल की भाषा के रूप में नहीं। यही बात अवधि के साथ भी हुई। बोलचाल की भाषा के रूप में केवल खड़ी बोली अपने क्षेत्र से बाहर फैली। तभी तो 19वीं सदी में गद्य, शिक्षा और मासिक पत्रों आदि की भाषा खड़ी बोली स्वीकृत हो गई और ब्रज, अवधि आदि को लेकर कोई संघर्ष न हुआ। काव्य में ब्रज भाषा को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया गया, वह भी असफल रहा। कारण यह है कि खड़ी बोली हमारी जातीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी और काव्य में उसका उपयोग आगे पीछे होना ही था। भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली के प्रसार का संबंध पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली व्यापारिक जातियों से जोड़ा था। ये स्थापना सही है। आगरा, प्रयाग, काशी आदि में न जाने कितने व्यापारी पछांग से आकर बसे थे। स्वयं दिल्ली और आगरा व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। ग्रेसन के लिंग्विस्टिक सर्वे से पता चलता है कि यूरोप के व्यापारी अपनी सुविधा के लिए खड़ी बोली सीखते थे। व्यापार के प्रसार के साथ भारत के भीतर खड़ी बोली का महत्व बढ़ा। सर देसाई के अनुसार इटालियन यात्री मनुच्ची और शिवाजी की बातचीत खड़ी बोली में हुई थी। शेरशाह के समय में ही हिंदी भाषी क्षेत्र में व्यापार का प्रसार आरंभ हो गया था। अकबर ने इस तरह के सिक्के चलाकर यातायात के साधनों को सुरक्षित करके व्यापार की उन्नति में सहायता की। 16वीं सदी में व्यापार और औद्योगिक उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण बड़े बड़े शहरों का निर्माण और विकास था। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, पटना आदि व्यापार के बड़े बड़े केंद्र थे। इन्हीं केंद्रों से खड़ी बोली का प्रसार भी हुआ। उद्योग धंधों का मुख्य आधार दस्तकारी थी, लेकिन इस दस्तकारी का उद्योग राजाओं और नवाबों की विलासिता की चीज़ें तैयार करना ही न था। नई दस्तकारी हर गांव में सीमित रहकर उसी की ज़रूरतें पूरा करने के लिए थी। बनारस, लखनऊ और आगरा दस्तकारों के केंद्र थे और यहाँ की बनी हुई चीज़ें विदेशों में इतनी बिकती थी कि वहाँ के अपने उत्पादन के लिए खतरा पैदा हो गया था। उद्योग धंधों का बढ़ना व्यापार की मंडियों के रूप में बड़े बड़े शहरों का पनपता सामंती अलगाव कम करता था और जनता को एक सूत्र में बांधता था। ये हिंदी भाषी जाति के निर्माण का सिलसिला था। ये सिलसिला सामंती ढांचे के अंदर चल रहा था। ये ढांचा कमज़ोर था और दिन ब दिन अपने भीतर उभरती ताकतों से कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन वह चरमरा कर बैठ न गया था। उसका नाश न हुआ था कि उसकी जगह नया पूंजीवादी ढांचा आकर जम जाता। व्यापार की मंडियां मुख्यतः गंगा यमुना के किनारे कायम हुई, इसलिए पूर्वी भोजपुरी और मैथिल प्रदेश व्यापारी संबंधों की लपेट से प्राय बचे रहे। यातायात के साधन हर जगह एक से विकसित न हुए थे, इसलिए मध्य भारत इस विकास से बहुत कुछ अलग रहा। 20वीं सदी में नए उद्योग धंधों के कायम होने के साथ विकास का ये सिलसिला और बढ़ा और मध्य भारत तथा मिथिला, भोजपुर आदि एक सामान्य जातीय जीवन की धारा से और निकट आ गए। ये विकास औपनिवेशिक भारत में हो रहा था, जहाँ अंग्रेजी शासक वर्ग की नीति यह थी कि औद्योगिक उन्नति रोककर भारत को अंग्रेजी माल की खपत के लिए बाजार बनाया जाए और यहाँ के सामंती अवशेषों को अपना सहायक बनाकर उनकी रक्षा की जाए।
इसलिए ये औद्योगिक विकास बहुत ही सीमित था और उसके साथ हमारे जातीय निर्माण और गठन का काम भी अधूरा रहा। हमारे जातीय निर्माण की एक विशेषता यह थी कि यहाँ सैकड़ों साल तक फारसी राजभाषा रह चुकी थी। इसका फल ये हुआ कि उच्च वर्गों में फारसी पढ़ाई जाती थी और सुसंस्कृत शब्दावली वह समझी जाती थी जिसमें फारसी के शब्द अधिक हो। इसलिए एक और नजीर और मीर जैसे सरल उर्दू लिखने वाले कवि हुए और दूसरी ओर फारसी गर्भित उर्दू लिखने वालों की कमी न थी। अंग्रेजी ने इस भाषा भेद को, जिसमें लिपि भेद भी शामिल था, और आगे बढ़ाया और विशेष रूप से जब सन 1857 में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अपने विरुद्ध मिलकर लड़ते देखा, तब उन्होंने ये भेदभाव बढ़ाने में अपनी ओर से कुछ उठा न रखा। कचहरी और पुलिस के द्वारा उन्होंने वे अरबी प्रधान भाषा चलाई जो उनके जातीय उत्पीड़न की नीति का अंग बन गई। इधर अनेक जनपदों में कुछ लोगों ने अलगाव का नारा दिया। जातीय विकास की धारा न समझकर इन्होंने बोलियों को भाषा का दर्जा दिया। इन बोलियों के क्षेत्रों को जातीय प्रदेश माना। यहाँ तक कि हिंदी भाषी प्रदेश को 13 क्षेत्रों में बांटने की योजना भी सामने रखी। हिंदी भाषी क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था का अब भी जोर है। यहाँ के शिक्षा केंद्रों में कौन ब्राह्मण है, कौन कायस्थ है, ये प्रश्न बड़े महत्व का है। यही नहीं, बहुतों में अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत आदि के प्रति वफादारी पहले है, समूची हिंदी भाषी जाति के लिए बाद में। इन्हीं कारणों से हिंदी भाषा क्षेत्र में जिस जातीय चेतना का विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। जातियों का विकास और निर्माण सामंती व्यवस्था के ह्रास और पतन से ही संभव होता है। इसलिए जातीय चेतना का विकास भी सामंती विचारधारा का खंडन करता है, अपना प्रगतिशील मूल्य रखता है। अंग्रेज शासकों ने यहाँ का औद्योगिक विकास रोका, यहाँ के सामंती अवशेषों की रक्षा की, नवाबों, राजाओं और ताल्लुकदारों की रियासतें बनाए रखकर जातीय एकता कायम होने में बाधा डाली। उदाहरण के लिए निजाम की रियासत के कारण तेलुगु भाषी जाति एक न हो पाई। कन्नड़ और मराठी भाषी जातियां भी इसी तरह एक न हो पाई। एक ही जाति को उन्होंने कई प्रांतों में बांट दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हिंदी भाषी प्रदेश है। बोलियों का ध्यान भी रखा जाए तो भोजपुरी का आधा क्षेत्र बिहार में है और आधा उत्तर प्रदेश में। बिहार को उन्होंने कभी बंगाल के साथ रखा, कभी बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा बिहार में मिला दिया। बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की, जो पहले असफल रही और सन 1947 में सफल हुई। कांग्रेस ने अपनी सूबा कमेटियां मुख्य भाषाओं को ध्यान में रखकर बनाई। अपवाद केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में रहा। मुख्य भाषाओं के हिसाब से प्रांतों का नया संगठन करने की मांग उचित थी। इस मांग के पूरा होने से भारत की प्रमुख जातियों का ऐतिहासिक विकास क्रम आगे बढ़ता था। इस विकास क्रम में सामंती अवशेषों के सिवा दूसरी बाधा थी साम्राज्यवाद, जो अपनी कूटनीति से जातियों को संगठित न होने देता था। इसलिए जातीय गठन और जातीय चेतना के विकास का एक साम्राज्य विरोधी मूल्य भी है। जातीय विकास क्रम को पूरा करना देशभक्ति का ही कार्य माना जाएगा। जातीय चेतना का सही मूल्यांकन करके ही भारतीय एकता दृढ़ की जा सकती है। भारतीय एकता जनता की एकता के सिवा, विभिन्न वर्गों की एकता के सिवा, विभिन्न भाषाएं बोलने वाली जातियों की एकता भी है। विभिन्न जातियों की परस्पर एकता उनके उचित अधिकार मानकर ही की जा सकती है। तेलुगु भाषी जनता ने जातीय गठन का सवाल बहुत तीखे ढंग से देश के सामने रखा है। आंध्र राज्य के निर्माण के लिए पोत्ती श्री शुमूल जैसा अहिंसावादी शहीद हो गया। इससे अनुमान किया जा सकता है कि जातीय भावना कितनी दृढ़ है। कांग्रेसी नेताओं को बाध्य होकर राज्य पुनर्गठन समिति बनानी पड़ी। इस समिति ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य बनाने का अनुमोदन किया। महाराष्ट्र और आंध्र के निर्माण में जो बाधाएं थीं, उनसे फिर असंतोष बढ़ा और कांग्रेसी नेतृत्व ने विशाल आंध्र के तुरंत बनने की मांग स्वीकार की। यहाँ भाषा और बोली के संबंध पर दो शब्द कह देना आवश्यक है। किसी भी देश में जातीय भाषा के विकास के साथ बोलियां खत्म नहीं हो जाती। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे उद्योग प्रधान देशों तक में वेल्स, प्रोवोसोल आदि बोलियां कायम हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से भी जातीय अंग्रेजी या फ्रांसीसी भाषा से भिन्न है। हमारे देश में ही तेलंगाना की तेलुगु और विजयवाड़ा की तेलुगु, पूर्वी बंगला और कलकत्ते की बंगला में अंतर है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्वी बंगाल या तेलंगाना के लोगों की जातीय भाषा बंगला या तेलुगु नहीं है। इसी तरह हिंदी की अनेक बोलियों का अस्तित्व ये साबित नहीं करता कि हिंदी हमारी जातीय भाषा नहीं है। जिन लोगों की जातीय भाषा हिंदी है, वे लोग चीनी जनता के बाद संसार की सबसे बड़ी जाति है। भारत की 1/3 जनता की भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी भाषी जनता का अलगाव भारत की 1/3 जनता का अलगाव है। उसकी संगठित शक्ति 1/3 भारत की संगठित शक्ति होगी।
हिंदी भाषी जनता का संगठन और उसकी जातीय एकता सारे देश की जनता के संगठन और एकता के लिए आवश्यक है। फिर भी लोग इस एकता से डरते हैं। तमाम हिंदी भाषी जनता को एक राज्य में लाने के बदले वे उत्तर प्रदेश को भी 2 हिस्सों में बांटने की बात करते हैं। विभाजन के द्वारा संतुलन कायम रखना साम्राज्यवादियों की नीति रही है, देशभक्तों की नहीं। उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी भी सैद्धांतिक कसौटी पर सही नहीं उतरता। उसका आधार केवल भय या ईर्ष्या हो सकती है। भारत के संविधान में जातियों की समानता और उनके अधिकारों की रक्षा का विधान नहीं है। जनतंत्र का अर्थ हर व्यक्ति को समान अधिकार देना ही नहीं है, उसका अर्थ प्रत्येक जाति को समान अधिकार देना भी है। जब तक भारत में लोकसभा के साथ एक जातीय परिषद नहीं कायम होगा जिसमें हर जाति का समान प्रतिनिधित्व हो और जो लोकसभा के देशव्यापी कार्यों पर नियंत्रण रख सके, तब तक छोटी बड़ी जातियों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष बना ही रहेगा। ये ईर्ष्या द्वेष भाषावार राज्य कायम हो जाने पर भी भारतीय एकता में बाधक होगा। ईर्ष्या द्वेष को दूर करने का उपाय जातियों की समानता और उनके अधिकारों की रक्षा है, न कि बड़ी जातियों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। शासन की सुविधा के लिए छोटे राज्य बनाना कोई अर्थ नहीं रखता। हिंदी भाषियों का एक राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा या उत्तर प्रदेश ही बहुत बड़ा है, तर्कसंगत बात नहीं है। भारत की केंद्रीय सरकार ने सारे भारत पर शासन करने के लिए न जाने कितने अधिकार ले रखे। उनमें कुछ कमी हो जाए तो जातियों का भला हो जाए। शासन तंत्र ऐसा होना चाहिए जिससे जातीय विकास में सहायता मिले, न कि उसमें बाधा पड़े। जनता का हित बड़े बड़े राज्य कायम करने में है, जहां वे सुविधापूर्वक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति कर सके। इसीलिए ये आवश्यक नहीं है कि हर भाषा के लिए एक राज्य का निर्माण कर ही दिया जाए। सोवियत संघ में 60 से ऊपर भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ 16 राज्य ही स्थापित किए गए हैं। जिन भाषाओं के बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं, उनके जातीय विकास के लिए मुख्य राज्यों के अंतर्गत स्वायत्त प्रदेश कायम किए गए हैं। जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार नाम की पुस्तक में लेनिन ने बड़े राज्यों का लाभ बतलाते हुए लिखा है, जनता अपने दैनिक अनुभव से जानती है कि भौगोलिक और आर्थिक संबंधों का मूल्य क्या है और एक बड़े बाजार और एक बड़े राज्य के लाभ क्या है। इसीलिए लोग अलग होना तभी पसंद करेंगे जब जातीय उत्पीड़न और जातीय संघर्ष से सम्मिलित जीवन एकदम असंभव हो गया हो और सभी तरह के आर्थिक आदान प्रदान में अड़चन पड़ती हो। लेनिन ने ये बात उन बड़े राज्यों के लिए कही थी जिसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। हिंदी भाषी जनता का एक बड़ा राज्य कायम करने में तो विभिन्न जातियों का नहीं, एक ही जाति का सवाल है। वर्तमान काल में आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए हिंदी भाषी प्रदेश की एकता और भी आवश्यक है। बिहार का लोहा और कोयला, उत्तर प्रदेश की मिलें, मध्य भारत के पठार में रुई का उत्पादन और इन सब का योजनाबद्ध उपयोग हिंदी प्रदेश को उन्नत और समृद्ध बना सकता है। जातियों की राज सत्ता की प्रतिष्ठा, उनकी भाषा में उनके राज्यगत जीवन का विकास समाजवाद का उद्देश्य है। इसके विपरीत राजसत्ता के जीवाणुओं का नाश, जातियों का विभाजन और उनकी भाषाओं का दमन साम्राज्यवादियों, पूंजीवादियों और सामंतों की नीति है। भारत की अन्य बड़ी जातियों के समान देश की सबसे बड़ी जाति हिंदी भाषी जाति का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह एक राज्य के अंतर्गत संगठित होकर अपना औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास कर सके। इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं। इन जातियों की अपनी अपनी संस्कृति है। इन सभी जातियों की संस्कृतियों के सामान्य तत्वों का उनके समुच्चय का नाम भारतीय संस्कृति है। भारत की जातियों से भिन्न भारतीय संस्कृति की सत्ता कहीं नहीं है। वर्गों की, जनसाधारण की संस्कृति की कुछ जातीय विशेषताएं होती हैं। सामंत वर्ग इंग्लैंड में भी था, यहाँ भी रहा है, लेकिन नायिका भेद का प्रसार यहाँ की सामंती संस्कृति की जातीय विशेषता है। सामंत काल में जन साहित्य यहाँ भी रचा गया है, यूरोप में भी, लेकिन संत साहित्य की कुछ अपनी जातीय विशेषताएं हैं। आधुनिक युग में साहित्य शरतचंद्र ने भी रचा है, वल्थोल और भारती ने भी, लेकिन बहुत सी बातों में इनके समान होते हुए भी प्रेमचंद की अपनी जातीय विशेषताएं हैं। इसीलिए संस्कृति की जातीय विशेषताओं के विकास के लिए जातीय गठन जरूरी है। सामाजिक संगठन के बाहर न संस्कृति का अस्तित्व है और न भाषा का। जब हिंदी भाषी जाति न थी, तब जातीय भाषा के रूप में हिंदी भी न थी। वह खड़ी बोली के रूप में एक जनपद तक सीमित थी और वहाँ भी उसका एक टकसाली रूप न था, वरन मिलते जुलते अनेक रूप थे। खड़ी बोली का प्रसार और निखार का काम अभी पूरा नहीं हुआ और तब तक पूरा न होगा जब तक हमारे जातीय विकास और जातीय गठन का काम पूरा न होगा। इसके लिए जहाँ औद्योगिक विकास आवश्यक है, खेती की उन्नति आवश्यक है, शिक्षा का प्रसार आवश्यक है, वहाँ इन कार्यों का संगठन करने के लिए
और समस्त जातीय जीवन का संचालन करने के लिए जातीय राज्य सत्ता भी आवश्यक है। जातीय भाषा हिंदी की पूर्ण समृद्धि के लिए जातीय गठन आवश्यक है। जातीय आंदोलन में हर तरह के लोग शामिल होते हैं, इसलिए इन आंदोलनों का दिग्भ्रांत होना अचरज की बात नहीं। हम सबसे बड़े हैं, हमारे साहित्य के आगे सब कुछ तुच्छ है। इस तरह के भाव अक्सर देखने सुनने को मिलते हैं। इसी तरह सीमाओं को लेकर झगड़े खड़े करना, एकता और मेलजोल के बदले ईर्ष्या द्वेष का प्रचार आदि भी है। इस तरह की दुर्भावनाओं से हम तभी बच सकते हैं जब ये याद रखें कि इस देश में हर जाति दूसरी को प्रभावित करती है। हर जाति का विकास दूसरी जातियों की सहायता और विकास पर निर्भर है। जातीय गठन के साथ अंतर जातीय मैत्री पर जोर देना भी आवश्यक है। हिंदी भाषी प्रदेश में जातीय आंदोलन पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के विभाजन की समस्या, हिंदी बनाम भोजपुरी मैथिली भाषा की समस्या, हिंदी उर्दू की समस्या आदि हमारे जातीय जीवन के असंगठित होने के चिन्ह हैं। जितना ही प्रगतिशील विचारक इस जातीय आंदोलन को अपने आप बढ़ने के लिए छेड़ दे, उतना ही इस तरह की समस्याएं और भी उलझती जाएंगी और नई समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि हिंदी भाषी जनता एक विशाल जाति है। उसके ऐतिहासिक विकास का सिलसिला कई सदियों से चल रहा है। हमारी भाषा और संस्कृति की उन्नति के लिए इस जाति का एक राज्य में संगठित होना आवश्यक है। इसका विशाल आकार शासन के लिए असुविधाजनक होने के बदले योजनाबद्ध सामाजिक विकास के लिए हितकर है। ये जातीय गठन न केवल हिंदी भाषियों के लिए वरन सारे देश के लिए हितकर है। आशा है हिंदी लेखक और हिंदी प्रेमी पाठक इस समस्या की ओर उदासीन न रहेंगे। जो लोग ये मानते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ से पहले उत्तर भारत के समाज में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, उनसे निवेदन है कि वे 16वीं-17वीं सदी में नए शहरों के उत्थान पर ध्यान दें। इस उत्थान का कारण बताएं। भारत के आर्थिक जीवन में इन शहरों की भूमिका पर प्रकाश डालें। उस समय के ब्रिटेन के शहरों से इनकी तुलना करें और ये देखें कि इस समय यहाँ जो व्यापार बढ़ा वह वैसा ही था जैसा पहले के सामंती समाज में था, या उसका कुछ और महत्व था। जो लोग ये नहीं मानते कि हमारा जातीय निर्माण 16वीं सदी से आरंभ हुआ था, वे इस बात की व्याख्या करें कि ब्रज भाषा की कविता अपने क्षेत्र से बाहर जनसाधारण में क्यों लोकप्रिय हो रही थी। रामचरितमानस अवध के बाहर क्यों लोकप्रिय हो रहा था। तुलसीदास ब्रज और अवधि दोनों में क्यों लिख रहे थे। इस समय के कवियों की रचनाओं में अनेक बोलियों के शब्द और व्याकरण रूप क्यों मिलते हैं। ऐसे सज्जन साहित्य की भी साखी लें और देखें कि संत साहित्य के सामंत विरोधी मूल्यों का सामाजिक आधार क्या है। वे साहित्य अनेक जनपदों की जनता का साहित्य बना था या नहीं, और उनकी सामंत विरोधी जातीय चेतना को प्रकट करता है या नहीं। इस तरह आर्थिक जीवन, साहित्य निर्माण और भाषा विज्ञान तीनों की दृष्टि से 16वीं-17वीं सदी का समय हमारे जातीय उत्थान और जातीय गठन का युग ठहरता है। जो लोग इस जातीय विकास और जातीय गठन का कार्य पूरा होने नहीं देना चाहते, उनसे निवेदन है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि हर संस्कृति की जातीय विशेषताएं होती हैं, जातीय रूप होता है। हर भाषा की पूर्ण समृद्धि के लिए उसे बोलने वाली जाति का गठन आवश्यक होता है। जातीय गठन को रोकने का अर्थ है भाषा और संस्कृति के विकास और समृद्धि को रोकना। जातीय गठन को रोकने का अर्थ है किसी जाति के अंदर विद्यमान राज्य सत्ता के जीवाणुओं को कुचलना। भारत का विकास उसकी विभिन्न जातियों के विकास से ही संभव है। इसके लिए बड़ी संख्या वाली जातियों के राज्य बनाना, छोटी संख्या वाली जातियों के स्वायत्त प्रदेश कायम करना, प्रत्येक जाति को अपनी ही भाषा में शिक्षा पाने और अपना सांस्कृतिक जीवन संगठित करने का अधिकार देना आवश्यक है। एक जाति प्रदेश के अंदर दूसरी भाषा और जाति के अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा भी आवश्यक है। इस तरह भारत सशक्त जातियों का संघ बनकर अजय होगा। यदि जातियां असंतुष्ट होकर लड़ती रहेंगी तो देश कमजोर होगा। बड़ी जातियों से छोटी जातियों को न भय है। इसके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व देने वाला ऐसा परिषद कायम किया जाए जो लोकसभा के भारत व्यापी कार्यों पर नियंत्रण रख सके। आज के भारत की एक अमिट सच्चाई है विशाल हिंदी भाषी जाति। इससे आंख चुराकर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती। अब समय आ गया है कि अपनी जातीय एकता कायम करने के लिए हिंदी भाषी आगे बढ़े। और इन्हीं पंक्तियों के साथ निबंध यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो जाति शब्द का प्रयोग किया गया है, जातीयता शब्द का प्रयोग किया गया है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया गया। इसको हम इंग्लिश में नेशनलिटी भी कह सकते हैं। पूरे भारत के संदर्भ में यहाँ पर इस बात को उजागर किया है कि जो जाति है वो समानता के आधार पर होनी चाहिए। अगर एक ही भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनका एक राज्य बना दिया जाए, एक विशेष क्षेत्र बना दिया जाए, तो एक जैसी समानता के कारण वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश के विकास में, उसकी उन्नति में उनका सहयोग कर सकते हैं।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी छोटी विशेषताओं के आधार पर, जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर लोगों का विभाजन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि इससे हम सभी को सुविधा होगी और देश की उन्नति में ये सब सहायक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, भाषा के नाम पर लोग आपस में भेदभाव रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं, कहने को हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन वास्तव में संवैधानिक तौर पर ये राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है। राजसी कार्यों के लिए इसका उपयोग करने के लिए संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है। लेकिन जब भी इसको राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में अगर कोई बात उठाई जाती है तो जो बाकी भाषी क्षेत्र हैं वो आगे आ जाते हैं कि हमारे राज्य में तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है या कोई और भाषा बोली जाती है, तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे स्वीकार करें। लेकिन मेजॉरिटी की बात करें तो 1/3 भारत में हिंदी बोली जाती है। तो इसी आधार पर यहाँ पर रामविलास शर्मा जी कहना चाहते हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो बहुसंख्यक है, उसका अगर एक अलग से क्षेत्र बना दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। वो अपनी समानताओं के आधार पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश को भी छोटी छोटी बोलियों के माध्यम से कि ये हमारी क्षेत्र की बोली है, ये उस क्षेत्र की बोली है, हम एक तरह से बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश को भी अगर 2 भागों में बांट दिया जाएगा, हर राज्य को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, तो देश हम एक कैसे बना सकते हैं। रामविलास जी जातीयता के साथ साथ संस्कृति की भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि संस्कृति में सब कुछ आ जाता है। संस्कृति को हम सिर्फ कपड़ों के साथ नहीं जोड़ सकते, खान पान के साथ नहीं जोड़ सकते, नृत्य कला के साथ नहीं जोड़ सकते, बल्कि जो कुछ हम सोचते हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो साहित्य हम लिखते हैं, जो कलाएं हमारे अंदर हैं, जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिक उन्नति है, जो तकनीकी विकास है, ये सब कुछ मिलकर संस्कृति बनाते हैं। तो संस्कृति से बाहर कुछ नहीं है। हमारी सोच से शुरू होकर और हमारे कार्यों के रूप में जो हमारे सामने उत्पाद आता है, जो हम आसपास जितनी खोजें कर रहे हैं, आसपास जितना विकास कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वो सभी कुछ मिलकर संस्कृति बनाते हैं। तो हमें संस्कृति की व्यापकता को समझना होगा। सिर्फ उसको किसी एक कला के साथ नहीं जोड़ना है, सिर्फ कुछ खान पान और पहनावे के साथ नहीं जोड़ना है। संस्कृति में सब कुछ आता है और जाति को सिर्फ अपनी जाति के साथ जोड़ना नहीं है कि ये राजपूत है, ये कायस्थ है या कुछ भी है, लेकिन जाति यहाँ पर पूरे भारत के संदर्भ में देखा गया है। राष्ट्रीयता के नाम पर जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको ये निबंध कैसा लगा? क्या आप रामविलास शर्मा जी के विचारों से सहमत हैं? क्या आप संस्कृति और जातीयता के संबंध में उन्होंने जो बातें कही हैं उनसे सहमत हैं, या आपकी अपनी अलग विचारधारा है? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। वैसे निबंध जो विधा होती है उसको इतना रुचिकर नहीं माना जाता। अगर हम तुलना करें कहानी से या उपन्यास से, तो उपन्यास और कहानी हमें बांधे रखता है, लेकिन जो निबंध होते हैं वो लेख की तरह होते हैं, आर्टिकल की तरह होते हैं, और उसमें जो विचारों की गहनता होती है उसको हम नीरस मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैचारिक होते हैं, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इनकी जो बातें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। इसमें एक कहानी नहीं होती, लेकिन कहानी से भी अलग अगर तरीके से हम सोचते हैं तो निबंध हमें अच्छे लग सकते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात मैं कहूँ तो बच्चों को निबंध कभी पसंद नहीं आते। उनकी रुचि कहानियाँ पढ़ने में ज़्यादा होती है। कहानियाँ उनको कल्पना लोक में लेकर जाती है। कहानियों में एक रस होता है, एक रुचि होती है, एक फ्लो होता है जिसमें वो बहते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हमारे विचारों में मैच्योरिटी आ जाती है, तो निबंध पढ़ना, लेख पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना हमें आनंददायक लगता है, क्योंकि उनसे हमारे विचार और समृद्ध होते हैं। हमारी अपनी विचारधारा उनके साथ मिलकर और एक नई दिशा में आगे बढ़ती है। तो क्या आपको भी निबंध बोरिंग लगते हैं या रुचिकर लगते हैं? निबंध के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई विधा के साथ, किसी नई कहानी के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।